आपको नहीं लगता कि बछवाड़ा से कोई व्यक्ति, बछवाड़ा का बेटा कोई प्रतिनिधित्व कर रहा हो और बछवाड़ा के लोग अगर उसे किसी विरोधी को बैठने तक का भी अगर जगह दे रहे हों तो ये बछवाड़ा के बेटे के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है? और आप कहते हैं काला झंडा, ये तो इतना बड़ा चोर है कि ये मोदी जी सब पर ईडी और आयकर का छापा मरवाते हैं। जरा अपने सांसद ये गिरिराज और इनके जो सांसद प्रतिनिधि है अमरेंद्र अमर जी, इन दोनों पर जरा मरवा के देख ले, पता चल जाएगा कि काली कमाई कितनी है। इसकी मांग नहीं करते हैं। यही हमारी पहली मांग है। पूरे जिला के एक एक पंचायत में हमारी जनसभा होगी। ये जो हुआ सो हुआ, जो बीत गई सो बात गई, मानो वह बेहद प्यारा था। अच्छा सुनिए ना, एकदम बड़ा स्पष्ट कहिएगा, राकेश सिन्हा जी से कितना पैसा लिए इस काम को कराने के लिए? नमस्कार, स्वागत है आपका बीटी न्यूज़ बिहार में और हम पहुंच गए हैं बछवाड़ा विधानसभा। और सबसे पहले जो आप सोच रहे थे कि कोई तो ऐसा हो जो ये बात क्लियर करा पाए कि आखिर काले झंडे का कहानी क्या है, उसी कहानी को लेकर के हम पहुंच गए हैं। क्रांतिकारी नेता हैं, आरएसएस और संघ के लगातार प्रशंसक रहे हैं। सबसे पहले हम आपका बहुत स्वागत करते हैं बेगूसराय से। आपने जो क्रांतिकारी आवाज़ बुलंद की, इसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि ज़मीन और ज़मीर पर सवाल तो खड़ा रहेगा। क्या कुछ हुआ था उस घटना के पीछे जब आप काला झंडा अपने ही सांसद को दिखाने के लिए मजबूर हो गए थे? सबसे पहले तो बीटी न्यूज़ को हमारा धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी धूप में चल के सच्चाई को जानने यहाँ तक आए हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं और आपके जज्बे को मेरा सलाम है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और जहाँ तक आपका यह प्रश्न है कि अपने ही सांसद को काला झंडा क्यों, तो अपने सांसद को काला झंडा दिखाने के लिए सांसद के जितने भी जिला के जितने भी भाजपा के प्रतिनिधि हैं वो सारे जिम्मेदार हैं। मैं विगत 5 महीना पूर्व भाजपा के जो भी वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, मैंने उनको भी जानकारी दी इनके भ्रष्टाचार की और मैंने कहा कि हम लोग इनका विरोध करेंगे। मैंने गिरिराज जी तक फ़ोन करके बताया और गिरिराज जी भी कोई संज्ञान नहीं लिया। बात हुई थी उनसे? हाँ, हमारी बात कॉल रिकॉर्ड है। जब हमने कहा कि आपके सांसद निधि में जो पैसे दिए जाते हैं योजनाओं में, उसमें 10 से 20% का कमीशन लिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि कोई एविडेंस है आपके पास? हम के लिए हाँ है एविडेंस। तो कहा ठीक है, सो मैं दिल्ली में हूँ, 1 सप्ताह में मैं आपको बताता हूँ। 10 दिन के बाद जब हमने फ़ोन किया तो फ़ोन तो आधे घंटे के बाद उधर से आया तो हम तुरंत रिकॉर्ड मोड पर डाले और तब हमने कहा उनसे कि कॉल रिकॉर्ड मोड पर है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगले बार मैं रिकॉर्ड मोड पर नहीं डाला था और मैंने कहा कि आपसे सप्ताह भर पूर्व बात हुई थी और आपने यह बताया था कि मैं आपको जानकारी दूंगा और मैं जो इस तरह का अगर गोलमाल है तो मैं इस पर संज्ञान लूँगा। तो आपने क्या संज्ञान लिया है? चूँकि कॉल रिकॉर्ड मोड पर है इसलिए आप जो अभी बताएंगे वो ऑथेंटिक होगा। से ये रिफाइनरी आपका, इसको 15 किलोमीटर एरिया में पेयजल, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य या पर्यावरण में पेड़ पौधे लगाना, इन सब के लिए सांसद निधि का अलग पैसा आता है और रिफाइनरी का अपना पैसा अलग आता है। पैसे कभी बचते नहीं हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप सूचना के अधिकार के तहत ईडी रिफाइनरी से ले लें कि विगत 5 वर्षों के कार्यकाल में इस पर्यावरण के नाम पर या ये 15 किलोमीटर जो प्रदूषित आप करते हैं या इस जिला के विकास के लिए आपकी कौन कौन सी योजनाएं चली हैं और उस योजनाओं का नाम क्या है और उसमें व्यय कितना हुआ है।
और आपको आश्चर्य लगेगा कि वो जवाब तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इतने सारी धमकियां मिलेगी कि आपका जर्रा हिल जाएगा और आप वो सूचना के अधिकार को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है और मेरे साथ बीती है घटना। लेकिन अभी देखिए, सांसद हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई आवाज़ नहीं है, कोई चेतना नहीं है, क्योंकि सबको पैसा मिलता है, सबको माहवारी मिल रहा है, सब ले रहे हैं, खा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। मरे बेगूसराय की जनता, तो उसके लिए काला झंडा दिखाना ही उचित लगा। अब काला झंडा दिखाने का उद्देश्य था, एक कोई उद्देश्य नहीं है। ये जब पशुपालन मंत्री बिहार सरकार के थे 2013 में, तो उस वक्त आप भी देखे होंगे कि ऊँट बहुतायत मात्रा में, हज़ारों की संख्या में राजस्थान से बांग्लादेश कटने जाता था। मैं पत्रकारिता करता था, मैं कई बार न्यूज़ भी लिखा और उसमें अच्छा स्लोगन भी देता था कि बचाओ बचाओ मैं कटने जा रहा हूँ। विभिन्न तरह के स्लोगन दे के मैं लिखा, लेकिन प्रभावहीन रहा। न्यूज़ तो छपा लेकिन कोई प्रभाव नहीं रहा। तो गिरिराज जी का आना जाना बेगूसराय रहता था, तो हमने फ़ोन किया कि देखिए आप पशुपालन मंत्री हैं और ये ऊँट जाता कहाँ है बिहार में तो कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ ऊँट का काम हो और इतने हज़ारों साल में ऊँट जाते हैं और ऊँट कहीं हो। बिहार में कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ ऊँट दिखता है। तो बोले हाँ, हमको भी शंका हो रही है कि ऊँट जाता कहाँ है, आता कहाँ है। तो हमने एक बार 2013 के दिसंबर में 89 ऊँट जा रहा था, हमने पकड़ लिया उसको। और फिर बिहार में किसके परमिशन से घुसा, इसका कोई कागजात नहीं था। और बिहार के रास्ते ये किशनगंज होते ये बांग्लादेश पहुंच जाता था। तो जब हमने पकड़ा तब इसकी छानबीन हुई, हमने पशुपालन मंत्री को कहा और इतनी दबिश हम पर बढ़ी। यहाँ उस वक्त जो भी कुछ अधिकारी थे वो चूँकि बहुत बड़ा व्यापारी था, अरबों का काम था, तो इतना दबिश बढ़ा हम पर, फिर भी हम हटे नहीं, डटे रहे। और परिणाम यह हुआ कि गिरिराज जी हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिए। हमारा उद्देश्य है कि इतनी आज तक लाखों ऊँट बिहार में आए हैं, ये लाखों ऊँट हैं कहाँ? जो राजस्थान का जहाज़ कहा जाता है वो जाते कहाँ हैं? बस हमको यही जवाब चाहिए। और बिहार जो ऊँट घुसता है उसका किसने परमिशन दिया? बस 2 ही सवाल का जवाब आप हमको दीजिए। अब रातों रात 3 दिन के बाद चौथे दिन कैसे ये, उस वक्त तो ये मंत्री थे बिहार सरकार के, ये कैसे मैनेज हो गए कि उसके कल चौथे दिन ये पशुपालन अधिकारी बेगूसराय आया और अपने जिम्मेनामे पर 89 ऊँट ले गया। अब आज तक वो 89 ऊँट कहाँ है ये बिहार सरकार के खाते में नहीं है, न कोई उस पर कार्रवाई हुई है। वो कैसे छूट गया, कहाँ चला गया, ये तो गिरिराज जी से बढ़िया कोई नहीं बताएगा। जब तक सरकार और प्रशासन की संपूर्ण मिलीभगत नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाएं हो ही नहीं सकती। और हम आप जैसे निरीह लोग इसी तरह पिसते रहेंगे और कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक बात बताइए, हम आपसे जब भी पूछ रहे हैं काला झंडा के विषय में तो आप हमको ऊँट तक लेके चले जाते हैं। नहीं, इसके बाद मैं सुनिए पहले। झंडा दिखाने के बाद जो पहली प्रतिक्रिया आई थी उसमें बताया गया कि आप आरएसएस और संघ का कुछ नहीं है, भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं है, आप राजद के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले के लोग हैं और आपको पैसे वगैरह मिला और जिसको लेकर के आप काला झंडा सांसद को दिखाने का प्रयास किए और दिखाए भी। देखिए, हम 1977 से स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ। 79 में 79 में हमने आईटीसी किया और 82 और 83 में ओटीसी किया और 78 में मुझे गोली लगी जिसका दाग यहाँ है। उस वक्त यहाँ लाल झंडा में था और मैं शाखा लगाया करता था और यहीं के भाजपा के लोग मुझे प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि मैं राजद हूँ। अब नागपुर से कोई सर्टिफिकेट मंगा के देख ले तो पता चल जाएगा कि ओटीसी में ट्रेंड हुई या नहीं। अच्छा सुनिए ना, एकदम बड़ा स्पष्ट कहिएगा, राकेश सिन्हा जी से कितना पैसा लिए इस काम को कराने के लिए?
देखिए, अभी तक राकेश सिन्हा जी का जो कार्यक्रम हुआ है, चूँकि वो राज्यसभा सांसद हैं, तो उनकी तस्वीर तो हमने देखी है। मैं अगर उनको देखूंगा तो मैं ज़रूर पहचान लूँगा, चूँकि कई वीडियो, कई तस्वीरें उनकी हमने देखी है। लेकिन आज तक राकेश सिन्हा से हमारी भेंट नहीं है और ना ही बातचीत, फ़ोन पर भी नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2-3 आदमी को बैठा दीजिए और राकेश सिन्हा जी को लाइए और उनको कहिए कि इसमें विनोद कौन है। अगर राकेश सिन्हा पहचान जाए तो मैं ज़िंदगी भर गुलामी लिखूँगा। मतलब आपका फोटो, विजुअल्स वगैरह सारा चीज़? अरे वो फोटो हमारा है ही नहीं। अगर कहीं हमारा फोटो मिल जाए तो बता दीजिए। हमारा चेहरा तो आप देख रहे हैं। एक बार बताइए, कुछ है? मेरे पास इतने जीने के संसाधन हैं, फिर भी कितनी मस्ती है कि आज तक जीवन में झोपड़ी में रहा। और मैंने संकल्प कर भी लिया है कि मेरा जो कुछ है वो समाज हित में ही है। तो हमको किससे लेना? हमसे जो कोई ले सके मैं तैयार हूँ। हमको किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है और मन में कामना ही नहीं है। लेने की बात तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि मन में कामना ही नहीं है। अच्छा, एक बात ठीक है, चलिए, जो हुआ सो हुआ, जो बीत गई सो बात गई, मानो वह बेहद प्यारा था। श्रीमान, एक सवाल तो ज़रूर बनता है कि जब आप संघ के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, तो फिर अपने ही अपने मूल्यों के प्रति आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? बस इसी मूल्य को, चूँकि भाजपा जो है वो तो एक कड़ी है आरएसएस की। आरएसएस का तो एक विंग है। आरएसएस अगर ना होता तो भाजपा होती ही नहीं। आरएसएस का महज एक विंग्स है भाजपा। और हमको, हमारा यह दायित्व है कि सच को आईना दिखाना, और वह बात से जब नहीं माना तो हमने अपने मौलिक अधिकार का उपयोग किया और हमारे साथ हजारों लोग हमारे साथ थे। और यह कार्यक्रम रुकेगा नहीं, यह और बढ़ेगा। क्या बात करते, फिर करने वाले हैं क्या? करने वाले ही नहीं हैं। पूरे जिला के एक एक पंचायत में हमारी जनसभा होगी। अच्छा। और उनके नामांकन के दिन जो किन्नर लोग हैं वो उनके नामांकन से पूर्व उनके स्वागत में तैयार रहेंगे, गो बैक करने के लिए हुआ। या ऐसा मत करिए। ऐसा भारतवर्ष में कहीं नहीं हुआ जैसा विरोध बेगूसराय के लोग उनका करेंगे। और मैं बेगूसराय वासियों के साथ हूँ। बेगूसराय के लोगों को उसने इतनी गालियाँ दी, माँ बहनों तक को नहीं छोड़ा। बेगूसराय का खून ऐसा नहीं नरम है कि इतनी सारी बातें हैं और बेगूसराय का लोग सो जाए। वो कौन है? वो बेगूसराय का कहाँ है? बेगूसराय का सांसद होना और बेगूसराय का होना दोनों अपने आप में एक मायने रखता है। और आप कहते हैं काला झंडा, ये तो इतना बड़ा चोर है कि ये मोदी जी सब पर ईडी और आयकर का छापा मरवाते हैं। जरा अपने सांसद ये गिरिराज और इनके जो सांसद प्रतिनिधि है नरेंद्र अमर जी, इन दोनों पर जरा मरवा के देख ले, पता चल जाएगा कि काली कमाई कितनी है। इसकी मांग नहीं करते हैं। यही हमारी पहली मांग है और तभी पोल खुलेगा कि ये दोनों कितना बड़ा चोर है। लूट लिया जिले को। अरे जिसके पास 2 थाली खाने को अच्छे से नहीं थे, आज उसके पास सोने के चम्मच कहाँ से चले आए? राकेश सिन्हा से अगर हम पैसा लिए होते तो आज मैं, या इस तरह की टेंडेंसी हमारी होती तो मैं 14 साल पत्रकारिता किया, मैं भी किसी महल का मालिक होता। अभी अट्टालिका में आप रहते, आप हमारे घुड़साल में बैठे हैं। ये मेरे बचपन से मेरा शौक़ है और मैं नवासी से घोड़े के साथ, मैंने अपना प्यार है। और भी पशु पक्षी सब है और सबसे मेरा प्यार है और वही मेरी दुनिया है। प्रकृति से मेरा लगाव है। मैं सुनिए ना, एक बात और कि क्या बताया जा रहा है कि कल एक बैठक आयोजित की गई थी बछवाड़ा में। उस बैठक में गिरिराज जी भी आए थे, माननीय सांसद आए थे। तो ज़मीन पर बैठने की बात को लेकर के एक विवाद हो गया। उन्हें ज़मीन मिली, पिछली बार जब 2019 में आए थे तो उन्हें मंच मिली थी, अब इस बार आए तो उन्हें ज़मीन मिली है बैठने के लिए। आपको नहीं लगता कि बछवाड़ा से कोई व्यक्ति, बछवाड़ा का बेटा कोई प्रतिनिधित्व कर रहा हो और बछवाड़ा के लोग अगर उसे किसी विरोधी को बैठने तक का भी अगर जगह दे रहे हों तो ये बछवाड़ा के बेटे के साथ न्याय नहीं हो पा रहा?
जितने लोग उस मीटिंग में गए, मेरे समझ से वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि उन्होंने सच्चाई को जानने का प्रयास किया या ना किया, ये उनकी समझ है। लेकिन जब वो मीटिंग में गए और उनको नीचे बैठाया गया और जितने वैसे प्रमुख लोग थे वो मंच पर थे, तो नीचे जो मतदाता भाई हमारे थे उनको सोचना चाहिए कि मुझे नीचे बैठना है या नहीं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। और उन्होंने अपनी काली मानसिकता को वहाँ कल भी उजागर किया कि अपने सिंहासन पर और आम जो वोटर और कार्यकर्ता थे वो ज़मीन पर बैठे थे। ये तो उसने आईना दिखाया है और यह संदेश पूरे जिला को गया है। और जहाँ तक नहीं गया है, आपसे निवेदन है कि इस संदेश को अवश्य पहुँचा दें। क्या लगता है कि बछवाड़ा में 93,000 वोट 2019 में उनको मिला था, और एक समीकरण है जिस समीकरण के वजह से हम ये कह पाते हैं कि सुरेंद्र मेहता 27 में है इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 54,400 समथिंग वोट इन्हीं को प्राप्त हुआ था, मेहता जी को, और 54,000 समथिंग वोट आया था। 400 साढ़े 400 का मामला रह गया था अवधेश राय और उनके बीच में। 39,000 वोट गरीबदास को आया था। अभी वो लोग सब कंबाइंड हैं। गिरिराज सिंह के खिलाफ एक माहौल चल रहा है। दूसरा कि बछवाड़ा का बेटा यहाँ से प्रतिनिधित्व करने जा रहा है अवधेश राय, तो निश्चित तौर पे बछवाड़ा के लोग की सहानुभूति मिल सकती है उन्हें, बछवाड़ा के लोग उनके साथ आ सकते हैं। ऐसे में 93,000 वोट जो पिछला रिकॉर्ड था उसे बचाना क्या 27 में पढ़ने से कम है क्या? 27 में तो ये कब के पढ़ चुके, ये 27 के बाद गंडमूल नक्षत्र में भी घुस गए हैं और उसका दुष्परिणाम इनको मिलने वाला है कि 30,000 के अंदर ही रहेंगे। 30,000 फिर 30,000, हाँ 30,000 आएगा, 30,000 आएगा। जो भी वयस्क लोग उस तरह से कट्टरवादी हैं भाजपा के, माने हम अप्रोक्स कह रहे हैं कि उससे कहीं उतना आ जाए, चूँकि वोट तो बिकते भी हैं और ये धन तो काफ़ी कमा लिए हैं, तो धन खर्च करके उतना वोट ला सकते हैं। धन में तो पावर है ना, कि क्या उसको भी आप नहीं मानते, उसको भी नकारेंगे आप, और अकूत संपत्ति के ये मालिक भी हैं। अच्छा एक बात बताइए विनोद दा, एकदम बहुत टॉप क्लास का चीज़ हम आपको दे रहे हैं, आप बताइए आपको डर नहीं लगता? किस चीज़ की डर? मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और राष्ट्र के लिए त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, यह हमने लाखों बार प्रार्थनाएं की हैं कि राष्ट्र की सेवा के लिए मैं समर्पित हूँ। तो राष्ट्र की सेवा का जिसका संकल्प है उसको एक प्राण की चिंता होगी। अगर मुझे अगर मैं ना रहूँ तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे जैसे 10,000 खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं जब तक रहूँगा केवल 10,000 हमारे साथ हो सकते हैं, 1,07,000 हो सकते हैं। लेकिन जब मैं न रहूँगा तो विनोद जैसा 10,000 विनोद इस जिला में खड़ा हो जाएगा और एक बार खड़ा हो जाएगा। और इतनी बड़ी उपलब्धि को मैं डर समझूं, इससे डर जाऊं, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या होगी? क्या कुछ संदेशा होगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर के आम जन के लिए? आम जन के लिए है यही कि बेगूसराय संसदीय क्षेत्र मोदी जी निश्चित हार जाएंगे। मैंने 399 मैंने लिखा था, अब की बार 399 पर। हाँ, अब की बार 399 के अंदर ही रहेंगे मोदी जी। और इनको जो सांसद अभी खड़े हैं इनको गंगा पार हो जाना है, गंगा पार से आए हैं और इनको सिमरिया पार होना है। तो क्या लगता है कि राकेश सिन्हा का कोई प्रायोजित कार्यक्रम ये नहीं था? नहीं नहीं नहीं, ये दुष्प्रचारित किया जा रहा है। एकदम दुष्प्रचार। अरे कहे जो हमारा फ़ोन नंबर चेक कर लीजिए, उनका नंबर भी मेरे पास नहीं है कि हम उनसे आज तक बात किए हो। तो आप ज़मीन और ज़मीर की बात कर रहे हैं? केवल ज़मीर और ज़मीन की बात। और मेरी सबसे पहली मांग है मोदी जी से कि इसी क्रम में, चुनाव के क्रम में ही गिरिराज सिंह के पूरे परिवार और अमरिंदर अमर के परिवार, बस 2 गो पर ईडी या सीबीआई का छापा मरवा दीजिए। आपको काला और उजला दोनों सच्चाई सामने आ जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विनोद राय जी, जो लगातार चर्चा में बने रहे, सुर्खियों में रहे। और एक बात तो ज़रूर है कि एक कील जो बेगूसराय के ताबूत में ठोक दी है, जहां से युवाओं को ये दिखाना है कि मिट्टी हमारी, ज़मीन हमारा, वोट हमारा, तो हुकूमत भी हमारा। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।